स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आप सभी लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। देखिए बारिश हो रही है, आपके वहां भी हो रही होगी और यहाँ भी क्या हो रही है, बहुत अच्छी क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो मौसम क्या हो गया है, बहुत सुहावना हो गया है, ठंडा हो गया है। और क्योंकि बारिश के मौसम में पढ़ने का ही मजा ही क्या है, कुछ और है। अच्छी अच्छी हवाएं आती हैं, बारिश की बूंदों की फुहारें आती हैं, तो पढ़ने का क्या होता है, मजा कुछ अलग ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और आप लोग क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 धातु और अधातु, और वहां पर हमारा चल रहा था रासायनिक गुणधर्म। आप दो रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। एक तो आपने क्या पढ़ा, धातुओं का दहन, और एक पढ़ी आपने धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अगली हमारी रासायनिक गुणधर्म है 3rd नंबर का, और वह है क्या कि धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ है बच्चों? धातुओं की अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया। किसके साथ पढ़नी है अपन को? अम्ल के साथ। तो धातुओं की अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया, तो ना सुनना क्या है। यदि आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं पहले चैप्टर से, तो याद कीजिएगा चैप्टर नंबर 2 में जब मैंने आपको पढ़ाया था अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ पढ़ाई थी? धातुओं के साथ। तो मैंने आपसे ये कहा था कि यह चैप्टर नंबर 3 में भी हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं क्या, धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ? अम्ल के साथ। तो वही उदाहरण ले लेते हैं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। मैंने क्या ले लिया? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या ले लिया? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और यदि इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया करवाई जाए? जिंक धातु की अभिक्रिया करवाई जाए, यानी अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाई जाए? धातु से करवाई जाए, तो आप जानते हैं किसकी प्राप्ति होती है? लवण यानी ZnSO4। और किसकी प्राप्ति होती है? हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। क्या कहा मैंने कि यदि अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाई जाए? धातु से करवाई जाए, तो किसकी प्राप्ति होती है बच्चों? लवण। और किसकी प्राप्ति होती है? हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। अब हमारे सामने सवाल क्या है, क्या सभी धातुएं इसी प्रकार की अभिक्रिया दर्शाती हैं? इसी प्रकार से मतलब क्या सभी धातुएं अम्लों के साथ क्या करेंगी? अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके लवण और क्या किसका निर्माण करेंगी? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगी। क्या लगभग सभी धातुओं के साथ ऐसा होता है? तो सुनिएगा, अब बात करते कुछ अपवादों की। इसको आपने पढ़ लिया, इसको यहीं रखिएगा। होता क्या है कि धातुएं जो होती हैं सामान्यतः जब किससे अभिक्रिया करती हैं? तनु नाइट्रिक अम्ल। किसके साथ? तनु नाइट्रिक अम्ल। मैंने क्या कहा कि आपने अभी पढ़ा कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब आपके सामने सवाल आ गया क्या कि क्या सभी धातुओं के साथ ऐसा होता है? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि हम धातुओं की अभिक्रिया क्या करें? तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाएं, तो ये तनु नाइट्रिक अम्ल क्या करेगा कि इस अभिक्रिया में निकलने वाली कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। इसे हाइड्रोजन गैस का क्या कर देगा? ऑक्सीकरण। क्या कर देगा? ऑक्सीकरण कर देगा। अब क्यों कर रहा है ऑक्सीकरण? क्योंकि यह क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक। तो याद रखिएगा इस तनु HNO3 की प्रकृति कैसी होती है? प्रबल ऑक्सीकारक की होती है। मैं पहले कह रहा हूं आपसे आएगा सीधा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछ जाने वाला, परंतु ये भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो दोबारा सुनिएगा कि तनु HNO3 से यदि क्या करवाई जाए? धातुओं की अभिक्रिया करवाई जाए, तो होगा क्या कि यह जो HNO3 है वह प्रबल ऑक्सीकारक का गुण रखता है। जब यह प्रबल ऑक्सीकारक का गुण रखता है, तो ये निकलने वाली इसे हाइड्रोजन गैस का क्या कर देगा? उपचयन कर देगा। क्या कर देगा? उपचयन कर देगा। और उपचयन करके इसे क्या कर देगा? जल में परिवर्तित कर देगा। क्या कर देगा? जल में परिवर्तित। तो आप ये कह सकते हैं कि जब धातुएं तनु HNO3 से क्या करती हैं? अभिक्रिया, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त ना होकर क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसका भी अपवाद है। एक धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। और एक धातु कौन सी है? मैग्नीज। एम से क्या? मैग्नीशियम। और एम से क्या? मैग्नीज। ये दोनों धातुएं जो होती है इनका
इन धातुओं पर इसकी इस प्रवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब ये दोनों धातुएं इससे अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, वही लवण और हाइड्रोजन गैस का ही क्या करेंगी बच्चों, निर्माण करेंगी। दोबारा सुनिएगा, हमने क्या पढ़ा, धातुओं की किसके साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम, अम्लों के साथ। और क्या कहा जा रहा है कि अम्ल जो होते हैं सामान्यतः वह धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या सभी धातुओं के साथ ऐसा होगा, तो ऐसा सभी धातुओं के साथ नहीं होगा, या सभी अम्लों के साथ ऐसा नहीं होगा। ये सभी जो ये जो तनु आपका कौन है, नाइट्रिक अम्ल, इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रबल ऑक्सीकारक। कैसी होती है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो यह करता क्या है कि यह इस अभिक्रिया में निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, उपचयन, और उपचयन करके इसे जल में परिवर्तित कर देता है। और जब इसने इसको जल में परिवर्तित किया तो खुद भी क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसका खुद का क्या हो जाएगा, अपचयन होगा। N2O, NO और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, इनमें से तीनों में से किसी भी यौगिक में या किसी भी नाइट्रोजन के कंपाउंड में क्या हो जाएगा, यह खुद अपचयित हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अब लेकिन क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि मैग्नीशियम और जो मैग्नीज धातुएं हैं ये क्या करती हैं कि ये दोनों धातुएं, इन दोनों धातुओं पर इस HNO3 की इस प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब प्रभाव नहीं पड़ता तो ये लवण और किसका निर्माण करती हैं, हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण करती है। ठीक है ना। अगला हमारा गुण कौन सा है, अगला आपका रासायनिक गुण है धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ, धातु लवणों के साथ। कौन सा गुण है आपका बच्चों, आपकी चौथी क्या है, रासायनिक गुण क्या है, धातु की अन्य धातु लवणों के साथ, अन्य धातु लवणों के साथ क्या अभिक्रिया। तो सुनिएगा क्या होती है, देखना हम समझते हैं इसे किससे, उदाहरण से। किससे पढ़ते हैं, उदाहरण से। मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा क्या कि यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाला जाए, लोहे की कीलों को डाला जाए तो क्या होता है कि विलयन का नीला रंग क्या जाता है, गायब, और लोहे की कीलों का रंग कैसा होता है, भूरा हो जाता है। अब ये जो मैंने लाइन बोली यह आपको क्या हो रही होगी, कुछ ना कुछ दिमाग में आ रही होगी, क्योंकि हमने ये कहा पढ़ी थी पहले चैप्टर में, विस्थापन अभिक्रिया में हम इस समीकरण को और जो मैंने कहा उसे हम पढ़ चुके हैं। क्या कहा था मैंने, यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाए तो किसकी प्राप्ति होती है, आयरन सल्फेट और कॉपर की प्राप्ति होती है। अब क्या बच्चों कॉपर धातु नहीं है और ये क्या है, धातु का एक लवण, आयरन में क्या है धातु। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, धातु की अभिक्रिया किसके साथ, अन्य धातु लवणों के साथ। और आप जानते हैं क्या होगा इस अभिक्रिया में, आप जानते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि धातु की जब अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि जब धातुओं की अभिक्रिया अन्य धातु लवणों के साथ करवाई जाती है तो अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु का क्या करती है, विस्थापन कर देती है। तो ये क्या लिखी हुई है आपके सामने, एक समीकरण लिखा हुआ है, एक उदाहरण लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में एक चीज और आती है कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी धातु अन्य धातु के लवण से उस धातु को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। जैसे समझिएगा मैंने ये कहा कि आयरन जो है उस आयरन ने यहां पर क्या कर दिया है, इस कॉपर का विस्थापन कर दिया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी की आयरन जो है इसने कॉपर का क्या किया है, विस्थापन किया है।
मान लीजिएगा मैं यहां और कोई उदाहरण ले लें तो, या मैं इसी उदाहरण को क्या ले लूं, उल्टा ले लूं, तो क्या कॉपर के द्वारा आयरन का विस्थापन हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो सवाल यही है कि आखिरकार इन चीजों को हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको पहले भी एक श्रेणी पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 1 में, जब मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई, और उस श्रेणी का नाम क्या था? सक्रियता श्रेणी। कौन सी श्रेणी थी? सक्रियता श्रेणी। और मैंने क्या परिभाषा कही थी आपसे कि यदि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता, कौन सी क्रियाशील, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते, घटते को क्या बोलते हैं? अवरोही, अवरोही क्रम में जमाया जाए तो क्या होता है? हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिस श्रेणी को क्या बोलते हैं हम? सक्रियता श्रेणी। और देखो, याद करने का मैंने तरीका भी बताया था। मैंने कहा था कि काशी से क्या है? पंडित जी आए। क्या है? काशी से के पंडित जी। और काशीनाथ, काशीनाथ, तो काशी के क्या थे? नाथ। तो काशीनाथ अब क्या मांगे? का मांगे, वो का कुछ क्या करने लगे? मांगने लगे। तो काशीनाथ का मांगे, और क्या मांगने लगे? आलू। क्या मांगने लगे? आलू। अब जैसे उन्हें क्या मिला? आलू मिला। आलू को देखते ही क्या करने लगे? वो उसे जमीन पर फेरने लगे। जमीन पर फेरे, काशीनाथ का मांगे, आलू जमीन पर फेरे। बगल में ही एक भाभी खड़ी हुई थी, इसका नाम था पड़ोसन भाभी हीना। क्या था? पड़ोसन भाभी हीना। और पंडित जी ने जैसे किसको देखा? पड़ोसन भाभी हीना को देखा, क्या करने लगे? ये इन्होंने कहा कू हाजी ए जी। जैसे ही पंडित जी ने क्या किया? भाभी को देखा, क्या कहा इन्होंने? कू हाजी ए जी। अब क्या था कि भाभी जी घर में क्या खड़े हुए थे? उनके ससुर जी थे। तो ससुर जी ने कहा किससे? पंडित जी से, कि भैया हूं आज है जी, और पिटे वो, और पिटेगा। तो मतलब क्या हुआ? ये क्या है? सक्रियता श्रेणी है। क्या है? सक्रियता श्रेणी। और जब आप इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आओगे, कहा आओगे? ऊपर से नीचे, तो क्या होगा? धातुओं, कौन? धातुओं की क्रियाशीलता में क्या आएगी बच्चों? कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। किसमें आने पर? इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर। कौन श्रेणी है ये? सक्रियता श्रेणी। और किसको जमाया गया है इसमें? धातुओं को। बस याद रखिएगा, हाइड्रोजन धातु नहीं है, हाइड्रोजन धातु नहीं है। तो सक्रियता श्रेणी को में जब ऊपर से क्या आते हैं? नीचे आते हैं, तो धातुओं की क्रियाशीलता में क्या आती है? कमी आती है। समझिएगा कमी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर वाली जो धातु है, कौन सी धातु है? ऊपर वाली जो धातु है, वह अपने से नीचे आने वाली इन धातुओं का किसी भी अभिक्रिया में क्या कर सकती है? विस्थापन कर सकती है। देखा, समझते हैं उदाहरण से। आप गौर से देखिए, यहां पर कितनी धातु है समीकरण में? 2। एक कौन सी है? आयरन। और एक कौन सी है? कॉपर। आयरन कहां है? ऊपर। कॉपर कहां है? नीचे। मतलब किसी भी समीकरण से, किसी भी अभिक्रिया में Fe इस कॉपर का विस्थापन कर देगी, परंतु कॉपर Fe का विस्थापन नहीं कर पाएगी। तो देखिएगा, Fe ने किसका विस्थापन कर दिया? कॉपर का। और क्या बनाया? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। और यही कहा था अपन ने। तो अब आप यहां तक ये समझ चुके होंगे कि यदि आपसे मान लीजिए कोई भी मैं आपको और समीकरण दे दूं, तो आसानी से आप देख करके पता लगा सकते हैं कि उस समीकरण में या उस अभिक्रिया में किसी धातु के द्वारा अन्य धातु का विस्थापन किया जाएगा या नहीं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, देखना। ये आपको पता होना चाहिए। यहां से क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सुनना, मैंने क्या कहा? वही कॉपर सल्फेट ले लिया, और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे करवा दी? जिंक से। यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की क्या कर डाल दिया मैंने? पट्टी को डाल दिया। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या जिंक इस कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कॉपर का विस्थापन कर पाएगा? तो आपके सामने क्या लिखी हुई है? सक्रियता श्रेणी। देखिए, Zn कहां है? ऊपर। कॉपर कहां है? नीचे। और आप जानते हैं कि ऊपर वाली धातु अपने से नीचे आने वाली धातु का क्या कर सकती है?
विस्थापन, तो Zn क्या कर देगा, कॉपर को इसके स्थान से हटा देगा और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस किसका निर्माण कर लेगा, कॉपर का। किसका, कॉपर का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी को डालने पर क्या होगा, तो क्या होगा कि जिंक कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित, और जिंक सल्फेट का क्या करेगा, निर्माण, प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो ऐसे आने वाले क्वेश्चनों का उत्तर आप किससे के द्वारा देंगे, इस सक्रियता श्रेणी के द्वारा। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कितने गुणधर्म है अपने रासायनिक, 4, और चारों गुणधर्म क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है एक्वारेजिया। क्या है, एक्वारेजिया। सुनिएगा दोबारा से, अगला आपका टॉपिक है अम्लराज, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, शाही पानी, और इसे ही रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अम्लराज पढ़ लीजिए, चाहे क्या कह लीजिए, एक्वारेजिया कह लीजिए, चाहे शाही पानी कह लीजिए, और चाहे क्या कह लीजिए, रॉयल वाटर कह लीजिए, एक ही नाम है क्या, कि यह क्या है, कि द्रव है, यानी प्रकाश कहूं दो अम्लों का क्या है, मिश्रण। यदि कौन सा अम्ल, HCl और कौन सा, HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को यदि लिया जाए, किसमें, 3:1 में, किसमें लिया जाए, 3:1 में लेकर के यदि इन्हें मिलाया जाए, तो मिलाने पर आपको एक द्रव प्राप्त होगा, और जो द्रव प्राप्त होगा उस द्रव को हम क्या कहेंगे, अम्लराज, एक्वारेजिया, शाही पानी या रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। तो यदि तीसरा हिस्सा तो किसका, HCl का, और एक हिस्सा किसका, नाइट्रिक अम्ल का मिलाया जाए, तो किसका निर्माण होता है, शाही पानी या एक्वारेजिया का निर्माण होता है। यह एक्वारेजिया इतना अत्यधिक शक्तिशाली द्रव होता है कि यह सोने और प्लेटिनम जैसी कठोर धातुओं को भी क्या कर सकता है, गला सकता है। मैं यदि बात करूं अलग अलग अम्लों की, यदि आपने मान लीजिए HCl में डाला, तो अलग अलग इन दोनों में इन धातुओं को गलाने की क्षमता नहीं पाई जाती। आपने यदि HNO3 में क्या डाल दिया, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम नहीं गलने वाला, ठीक है ना। परंतु यदि इन दोनों का क्या लिया, मिश्रण लिया, इन दोनों को मिलाकर के आपने एक द्रव बनाया, तो उस द्रव को क्या करेगा, अम्लराज, और उस अम्लराज में इतनी क्षमता पाई जाती है कि वह क्या कर सकता है, सोने और प्लेटिनम जैसी कठोर धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। तो याद रखना, पूछा जा सकता है कि अम्लराज क्या है और यह किन दो अम्लों का मिश्रण है। तो यहां तक आप धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है और उनके गुणधर्म क्या हैं। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।